नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीबी यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें अपने संविधान सभा के बारे में, संविधान के स्रोतों के बारे में, ठीक है, सारा कुछ डिटेल से पढ़ा। और इसके बाद में अनुसूचियों के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की, भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रेम्बल भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में सारी बातें अपन करेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रस्तावना है, इसका एक और नाम है उद्देशिका। उद्देशिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की अपन बात कर चुके हैं पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत है वो कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया? स्वीकृत। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। और इसी पर आधारित है अपने देश के संविधान की प्रस्तावना, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? उद्देशिका, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का कहा जाता है दार्शनिक जनक, ठीक है। नेहरू जी को तो प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है? उद्देशिका। क्यों है? क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना, उद्देशिका किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? नेहरू जी ने। स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले प्रस्तावना है उसका उल्लेख कब था, या कौन से अधिनियम में प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले बात की गई भारत में? तो 1919 का अधिनियम, 1919 का, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम में सबसे पहले किस बात का उल्लेख था? प्रस्तावना का। अगर कोई ये पूछ ले कि इस प्रस्तावना का सबसे पहले किस अधिनियम में उल्लेख किया गया, या भारत के संविधान से पहले प्रस्तावना का उल्लेख किस चीज़ में था, तो वो 1919 का अधिनियम, ठीक। तो यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं, याद रखना। अच्छा, 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना थी या नहीं? तो 1935 के अधिनियम में भी प्रस्तावना थी, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि अपने देश की प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना के बारे में, भाषा शैली के बारे में याद रखना, अपन पढ़ चुके हैं पहले कि संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली को अपनाया गया है। और इसकी जो प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं, प्रथम पंक्ति जिसमें शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। एक बार दोबारा देखो, प्रस्तावना, दूसरा नाम उद्देशिका। किस पर आधारित? उद्देश्य प्रस्ताव पर। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वीकृत कब किया गया इसको? 22 जनवरी 1947 को। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भी प्रस्तावना थी,
फिर 1935 वाले में भी थी, लेकिन सबसे पहले 1919 के में प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और प्रथम पंक्तियां हम भारत के लोग हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, चलो आगे। अब इसके बाद में देखो एक सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। भारत शब्द या भारत नाम का उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, तो याद रखना 2 बार। पहली पंक्ति में भारत नाम का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 2 बार। और भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में अपने देश के लिए 2 नामों का प्रयोग हुआ है, भारत और इंडिया। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब प्रस्तावना के बारे में और जो विद्वान हैं उनके विचार क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ठाकुरदास भार्गव, ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहकर संबोधित किया है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को कहा है संविधान की आत्मा और आभूषण। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व आभूषण की संज्ञा दी है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद में बात करते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, इनके विचार क्या हैं प्रस्तावना के बारे में। तो इन्होंने प्रस्तावना को कहा है दीर्घकालीन सपनों का विचार। ठीक, भारत के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना को किसने बताया है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बताया। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को कहा है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली, क्या कहा है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा दी है। किसने, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, याद रखना। भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व आभूषण कहा है। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। ठीक है, और के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली का, संविधान की या संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली। ठीक, फिर इसके बाद में एक और विद्वान नाना पालकीवाला। ठीक, तो नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक, नाना पालकीवाला ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा और बात करें अपन प्रस्तावना के बारे में तो प्रस्तावना है, इसमें अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, 1 बार। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, 1 बार। कब, ये हुआ है 1976 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 42वां। कौन सा संवैधानिक संशोधन, 42वां। और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए।
कौन कौन से जोड़ी गई? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक, 3 नए शब्द जोड़े गए। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। ठीक, इससे पहले प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया। और प्रस्तावना में संशोधन को लेकर आपको पता है कि विवाद भी हुआ। प्रस्तावना है, इसको शुरुआत में ये भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। और एक वाद है बेरुबारी वाद, बेरुबारी वाद कब का है ये? 1960, बेरुबारी बनाम संघवाद 1960। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, और अगर अंग नहीं है तो इसका मतलब इसमें संशोधन है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद में केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद बनाम केरल। और इस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो अगर ये पूछ ले कि प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग है, कौन से संशोधन में बताया गया, कौन से वाद में बताया गया? तो केशवानंद भारतीवाद 1973। और इसी के बाद में ये संशोधन हुआ। किस वाद में प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग है वो नहीं माना गया? तो बेरुबारीवाद 1960। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। और संशोधन की बात करें तो केवल कितनी बार हुआ है? 1 बार। और ये संशोधन है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हुआ और 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। एक तो कौन सा? समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता। ठीक है, याद रखना। इस पे दोबारा देखो, नाना पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र का है। प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। वैसे मूल रूप से प्रस्तावना है उसमें 85 शब्द थे। ठीक है, और बेरुबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन है वो किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 शब्द हैं इसका क्या अर्थ रहेगा? चलिए बात करते हैं आगे। समाजवाद। ठीक, समाजवाद का मतलब क्या हुआ? देखिए, समाजवाद का मतलब ये हुआ कि जो राज्य के, यहाँ राज्य का मतलब देश से हैं, तो राज्य के जो भी संसाधन हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का या निजी अधिकार नहीं होकर सार्वजनिक अधिकार है और सरकार और राज्य का उस पर नियंत्रण रहेगा। जो भी राज्य के संसाधन हैं उन पर सारा नियंत्रण किसका रहेगा? राज्य का या सरकार का रहेगा, किसी निजी व्यक्ति का नहीं रहेगा। वैसे भारत में इसके लिए पीपीपी मॉडल है वो अपनाया गया है और निजी और सरकारी दोनों चीज़ों की भागीदारी है वो संसाधनों पर है और वो इस वजह से कि उन संसाधनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और अधिकतम लोगों को इनका लाभ मिल सके। ठीक है, अच्छा, समाजवाद राजनीति में अपन पढ़ते हैं कई तरह के समाजवादों के बारे में। अगर भारत में पूछा जाए अपने से कि किस प्रकार का समाजवाद है तो याद रखना भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक। कैसा समाजवाद है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद।
ज़्यादा अपन इनके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को सीईटी से पहले एक बार ये सारा रिवीजन है वो करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अखंडता। अखंडता का मतलब क्या हुआ? देखो, खंड का मतलब टुकड़ा, अखंडता का मतलब ये हुआ कि भारत राज्यों का एक संघ है और कोई भी राज्य भारत से किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकता। अखंड है यानी इसके टुकड़े हैं वो किसी भी परिस्थिति में नहीं किए जा सकते। राज्य चाहे कितना ही चाहे, वो किसी भी परिस्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब हुआ कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है और राज्य के शासन का आधार धर्म नहीं होगा। न ही राज्य किसी धर्म के आधार पर कोई कर है वो लगेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से आचरण करने की या अपने धर्म की अभिवृद्धि की या उसे अपनाने की सारी स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 25 से 28 में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है वो देश के नागरिकों को दी गई है। मौलिक अधिकारों में इसको जोड़ा गया है और इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। सरकार है, सरकार के जो व्यक्ति हैं उनका अपना निजी धर्म हो सकता है, लेकिन भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो तीनों शब्द हैं 1976 में जोड़े गए, इनका अर्थ ये हुआ। समाजवाद का मतलब मैंने बताया कि जो सारे संसाधन हैं उन पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का या निजी स्वामित्व नहीं होकर सरकार और राज्य के नियंत्रण में रहेंगे, ताकि लोगों को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और इनका अधिकतम उपयोग है वो हो सके। ठीक है। अखंडता का मतलब भारत का कोई भी राज्य है या कोई भी हिस्सा है वो किसी भी परिस्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकता। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म के आधार पर कोई टैक्स वगैरह है वो नहीं लगाए जाएंगे। किसी एक धर्म को अभिवृद्धि प्रदान करने वाली किसी प्रकार की कोई नीति है वो लागू नहीं की जाएगी। सभी धर्म हैं वो समान है। ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें, ठीक, देखिए आगे बात करते हैं भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें और क्या क्या खास बातें हैं। तो देखना, इसमें एक तो फ्रांस की राज्य क्रांति का एक नारा है उसको शामिल किया गया है। उसके 3 शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, याद रखना ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की राज्य क्रांति से। समानता से सवाल पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कौन कौन सी? एक तो अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक, अवसर का मतलब कि सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम या रोजगार के क्षेत्र होंगे उनमें सभी को बराबर मौके मिलेंगे। और प्रतिष्ठा का मतलब व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा है उसको धारण करने का, उसके हिसाब से आचरण का पूरा अधिकार रहेगा। ये भारत के संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना है स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में। कौन कौन सी हैं? विचार, ठीक, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता, इसके अलावा उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, 4 ही हुई। अच्छा, एक और, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के
संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। ठीक, बंधुत्व का मतलब ये हुआ कि भारत के सभी लोग क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक, यानी भाईचारा है, उसको बढ़ाने की बात भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार की न्याय। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है। और ये जो न्याय है, ये अवधारणा है, ये रूसी क्रांति से ली गई है। कहाँ से? रूसी क्रांति से। कितने प्रकार की न्याय? 3। कौन कौन सी? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ठीक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में। ठीक, दोबारा देखो एक बार। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार। प्रस्तावना में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की। ठीक है। न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है। न्याय वाली जो अवधारणा है रूसी क्रांति से ली गई है, और ये जो तीनों शब्द हैं ये फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। चलिए इसके बाद में आगे बात करें। प्रस्तावना में और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका अर्थ क्या रहेगा। एक शब्द है गणतंत्र। ठीक है। और गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र का अर्थ ये हुआ, अपन ने पहले भी बात करी थी। अच्छा, भारत गणतंत्र कब बना? एक तो ये चीज़ याद रखना, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से भारत क्या बन गया? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हुआ कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो वो देश क्या कहलाएगा? गणतंत्र। और अपने देश में जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, वंशानुगत नहीं। इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र राष्ट्र। इसके अलावा एक और शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? देखो, लोकतांत्रिक का अर्थ ये हुआ कि यहाँ जनता है वो सर्वोपरि, यानी सर्वोच्च सत्ता कहाँ निहित है? जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में है। मतलब ये हुआ कि जनता है वो किसी भी पदाधिकारी को कभी भी उसे अपने पद से हटा सकती है, वापस बुला सकती है। राइट टू रिकॉल जिसको बोला जाता है, यानी जनता को, पदाधिकारी को न केवल निर्वाचित करने का अधिकार है, बल्कि उसे उस पद से वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को है। इसलिए भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा संप्रभुता एक शब्द है। कौन सा? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। ये किसी के दबाव में या किसी की सलाह की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भारत के संबंध में जो भी निर्णय वगैरह होते थे वो कौन लेता था? अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिश हैं, वो सारे निर्णय वगैरह लिया जाते थे। अब संविधान लागू होने के बाद में भारत कैसा देश हो गया? संप्रभु, यानी वो अपने आंतरिक और बाह्य सारे निर्णय लेने के लिए पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। भारत एक संप्रभु। कब से हो गया? ये भी
संप्रभुता कब से लागू हुई? 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950। ठीक। और सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है या महत्वपूर्ण गुण है वो किसी देश का, लोकतांत्रिक या गणतंत्रात्मक देश का, वही होता है कि वो संप्रभु होना चाहिए। और ये जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग वाली ये जो लाइन है, इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि भारत कैसा देश है, एक संप्रभु है। भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है, ये किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, भारत के संविधान के जो लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950, इसके बारे में भी उल्लेख है। वो कहाँ पर है? वो प्रस्तावना में है। भाई भारत के संविधान की जो संविधान है वो लागू होने की तिथि अगर पूछे कि उसका उल्लेख कहाँ है, तो कहाँ पर है? भारत की प्रस्तावना में। ठीक है। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता ही सर्वोपरि है, वो किसी भी व्यक्ति को उसके पद से वापस बुला सकती है या हटा सकती है। संप्रभुता का मतलब हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण तरीके से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। ये मुख्य बातें थी प्रस्तावना के बारे में। ठीक, जहाँ से सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं। बाकी अपन मौलिक अधिकारों की बात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।